माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज रेगिस्तान में मोदी ने तूफान उठा दिया। बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले नहीं, गरजे, और एक किसी सिंह गर्जना से कम नहीं थी। एकदम फायर मोड में थे प्रधानमंत्री मोदी, और फायर के सामने शहबाज शरीफ जैसा कोई कायर क्या ही टिकेगा। जिस पाकिस्तान का एजेंडा ही आतंक रहा है, उसे ब्रह्मोस से बर्बाद करने के बाद मोदी ने आज शंखनाद कर दिया और बता दिया कि पराक्रम को ही दुनिया प्रणाम करती है, शौर्य को ही दुनिया सलाम करती है। मोदी का आज का भाषण उस नए दौर में हिंदुस्तान की दस्तक है, जहां हम पहले अपनी शक्ति से हिंदुस्तान के खिलाफ होने वाली हर साजिश को कुचलेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि बात करनी है या नहीं। मोदी का आज का संबोधन हिंदुस्तान के उस पुराने दौर से मुक्ति है, जब आतंक से मुकाबला करने के नाम पर हम कागजों का पुलिंदा तैयार करके पाकिस्तान को भेजा करते थे, डोजियर का नाम देकर। मोदी ने रणबांकुरों की धरती राजस्थान से दुनिया को बता दिया कि यह नए दौर का हिंदुस्तान है, यह नव भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति के उपासक हैं और शिव के साधक भी हैं। बीकानेर में करणी माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद मंच पर उनका जो रौद्र अवतार देखने को मिला, उसमें भारत की नई शक्ति का आत्मविश्वास था और दुश्मनों के संहार का बल था उसमें। आज 22 मई है और आज से ठीक एक महीने पहले 22 अप्रैल को याद करिए, पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रची थी। पहलगाम में बेगुनाहों को धर्म पूछकर मारा गया था, लेकिन 22 अप्रैल को मोदी ने शोक नहीं, शक्ति और न्याय का संकल्प लिया था। और 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में ऐसे लिया गया कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। वीरों की धरती बीकानेर से प्रधानमंत्री के ओजस्वी और तेजस्वी भाषण ने जिस ऊर्जा का संचार किया है, उसे बांधने के लिए आज शब्द कम पड़ रहे हैं, उसके मायने बताने के लिए आयाम कम हैं। इसलिए बेहतर है कि आप उस स्वर को एक बार फिर से सुनिए और महसूस कीजिए कि मोदी को शक्ति और शिव की साधना से क्या हासिल हुआ है और मोदी सरकार ने कैसे हिंदुस्तान को एक नया शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाया है। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। तो रणनीतिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, नेशनल, इंटरनेशनल, सैन्य, असैन्य, शांति, सुरक्षा, न जाने कितने मायनों में मोदी की आज बातों को तोड़ा जा रहा है, इस भाषण के मैसेज को खोजा जा रहा है। मोदी का भाषण आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि है।
एक दम है। और पाकिस्तान को सीधे सैन्य चेतावनी है क्या इसमें? बिल्कुल है। और भारत की फास्ट और सटीक सैन्य क्षमता का परिचय है? बिल्कुल है। और परमाणु धमकियों को खारिज करने की इसमें क्षमता है। स्वदेशी हथियारों की ताकत से लेकर डंके की चोट पर नो टॉक नो ट्रेड, इस नीति का ऐलान है। राष्ट्र प्रथम की भावना से लेकर न्याय के नए युग में हमारी दस्तक है। एक प्रखर राष्ट्रवाद का सबसे दमदार जयघोष है और ग्लोबल लेवल पर भारत की एक नई धमक है। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर मोदी ने आज यह साबित कर दिया कि दुनिया उसी देश की सुनती है जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास सामर्थ्य होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जब हमने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया तो क्या हम उनके उन सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना सकते थे जहां मुनीर की सेना दुबकी हुई थी? और ये सारा किया धरा तो उसी जिहादी जनरल का था। फिर मैं पूछता हूं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया आखिर? तो इसको समझिए, हमने इसलिए निशाना नहीं बनाया क्योंकि हम दुनिया के एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमारा मकसद छिपी हुई कायर सेना को मारना नहीं था। हमारा एजेंडा बिल्कुल अलग था और एजेंडा यह था कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए कि देख लो, हम चाहे तो भीतर घुसकर तुम्हें मटिया मेट कर सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पीएम मोदी इजाजत दे देते तो क्या हमारी सेना, जिसने 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खाक कर दिया, 90 मिनट में उनके 11 एयरबेस को तबाह कर दिया, क्या वो एक दिन में मुनीर के गले में पट्टा नहीं डाल देती? जरूर डाल देती। एक दिन तो छोड़िए, हमारी सेनाओं को अगर कुछ घंटे का और की मोहलत दे दी जाती तो सब कुछ हो सकता था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। लेकिन हमने अपनी शक्ति का, शौर्य का ट्रेलर दिखाने के बाद, पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद उसे एक मौका दिया संभलने का और बता दिया कि अगर फिर आओगे तो मिट जाओगे। और इसका इंपैक्ट भी हुआ। क्या इंपैक्ट हुआ आपको वो भी दिखाते हैं। भारत ने घर में घुसकर मारा तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की घिघी बंद गई है। जो कल तक जिहाद जिहाद चिल्ला रहे थे वही आज अमन अमन के नारे लगा रहे हैं। जो कल तक परमाणु धमकियां दे रहे थे आज अमन और शांति की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी नेता और सेना के अफसर जो ये अमन वाला सुर लगा रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं फूट रहा। ये इसलिए सुनाई पड़ रहा है क्योंकि भारत ने इन्हें कूटा है और तबीयत से कूटा है। इतना कूटा है कि इन्हें मालूम पड़ गया कि और आगे बढ़ेंगे तो खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको सरहद पार डरी सहमी सत्ता और सेना दिखाई दे रही है। और जब ये डरते हैं सिर्फ तभी अमन की बात करते हैं। इन्होंने 26 से 11 भी तो किया था। उस साजिश के बाद लाखों सबूत तब की सरकार ने पाकिस्तान को दिए थे, लेकिन आतंकवादियों पर एक्शन लेना तो छोड़ दीजिए। यही सारे पाकिस्तानी हुक्मरान और यही फौज उस वक्त हिंदुस्तान को धमका रहे थे कि हर बात का इल्जाम हमारे ऊपर मत लगाए हिंदुस्तान। और आज देख लीजिए, ठुकाई ऐसी हुई है कि अमन याद आ गया। तब हम कागजी सबूत, क्या कहते थे उसको, डोजियर पर डोजियर भेजते थे इनको और उन्हीं कागजों को जलाकर पाकिस्तानी कबाब सेकते थे। आज मोदी ने ऐसी सिकाई कर दी है कि वे शांति शांति बोलने लग गए। आज भारत की ताकत देखने के बाद पाकिस्तान ने जो रंग बदला है वो साबित करता है कि शक्ति के सामने ही दुनिया झुकती है। और यही नियम समय के हर कालखंड में सच रहा है। पिछले दिनों एयर मार्शल ए के भारती ने मानस की एक चौपाई कही थी कि विनय न माने जलधिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। और कुरुक्षेत्र काव्य में इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर ने, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जिस अंदाज में कहा है वो दुनिया की कूटनीति और राजनीति का सार है, समझिए। उन्होंने लिखा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशीन विनत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे।
उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष के आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो देश का मूड मीटर में अब रुख करते हैं अगली स्टोरी का, और आपको यह बताते हैं कि क्या करनी माता मंदिर में पीएम मोदी को सौभाग्य का प्रतीक सफेद चूहा दिखा के। तो पीएम मोदी के बीकानेर दौरे का शेड्यूल एक दिन पहले ही देश के सामने आ गया था। वो देशनोक के करनी माता मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, ये बात जब खुली तभी से पूरे राजस्थान में एक खास चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा थी कि क्या करनी माता मंदिर में पीएम मोदी को सफेद चूहा दिखेगा क्या। आपको बता दूं कि करनी माता मंदिर और उसके चमत्कारों में यकीन रखने वाले लोग एक खास से मान्यता को मानते हैं। वो मान्यता यह है कि करनी माता मंदिर में जिसे सफेद चूहा दिख गया, समझो उसे साक्षात देवी का आशीर्वाद मिल गया। उसके रास्ते की बाधाएं समझो हट गई, दुश्मनों का सर्वनाश तय है, और मनोकामना का पूरा होना समझो अवश्यम भावी है, और उसके परिवार का सुख सौभाग्य गौरव सब बढ़ेगा, ऐसी मान्यता है। करनी माता मंदिर राजस्थान के बॉर्डर इलाके का एक मशहूर मंदिर है, और अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए, जिसकी कहानी इस मंदिर में हजारों की तादाद में मौजूद चूहों से जुड़ी है। उसमें कुछ सफेद चूहे जिन्हें करनी देवी के आशीर्वाद का मैसेंजर कहा जाता है, और मान्यता यह है कि ये उन्हें ही दिखते हैं जिन पर देवी की कृपा होती है। इसलिए चर्चा गर्म थी कि करनी माता मंदिर में पीएम मोदी को सफेद चूहा दिखेगा या नहीं, या दिखा या नहीं। और इस चर्चा की दो वजह थी। पहली कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए थे और एक सार्वजनिक सभा कर रहे थे, और दूसरी ये कि करनी माता के दर्शन के लिए उन्होंने खास तौर से वो मौका चुना था जहां से उनके महत्वाकांक्षी मिशन अमृत भारत की एक नई तस्वीर दुनिया को देखने को मिलने वाली थी। नवभारत संवाददाता ने करनी माता मंदिर के मुख्य पुजारी से सवाल किया, पूछा कि क्या पीएम मोदी को पूजा के दौरान वो सफेद चूहा दिखा क्या था मुख्य पुजारी का जवाब, जरा एक बार सुनिए। इन्होंने जब दर्शन किए मां के, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मां से साक्षात ये बात कर रही हूं, जैसे मां से साक्षात ये बात कर रहे हो, ऐसा मुझे लगा। करनी माता मंदिर का सफेद चूहा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जी। क्या उस चूहे को देखने से तकदीर चमक उठती है, इस प्रकार की मान्यता है? तो क्या प्रधानमंत्री जी को भी दर्शन हुए चूहे के? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो होना ही होना दर्शन। ये कभी हो सकता है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे और माँ के सफेद काबे के दर्शन नहीं? तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का डंका बजा दिया। पीएम मोदी ने करनी माता मंदिर में विशेष पूजा की, और इसके लिए देवी की शक्ति को, जो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी शक्ति के बड़े उपासक हैं, तो उन्होंने माता का इसके लिए आभार जताया। और फिर उन 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण देश के सामने किया, जिन्हें उनके महत्वाकांक्षी मिशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया रंग रूप दिया गया है, नई पहचान दी गई है। विकास के साथ साथ वहां की विरासत को जहां जोड़ा गया है, इसमें देशनोक स्टेशन भी शामिल था, जिसे आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ करनी माता मंदिर के थीम पर डेवलप किया गया है। आपको सुनाते हैं कि इस मौके पे पीएम मोदी ने वहां क्या कहा। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। तो देशनोक स्टेशन किस तरह फ्यूचर रेडी हो चुका है,
कैसे वहां की नई तस्वीर अब सामने आई है, जरा एक बार वो भी देखिए। और ये सिर्फ एक उदाहरण भर है, बल्कि इससे भी ज्यादा भव्य, इससे भी ज्यादा खूबसूरत स्टेशन देश भर में आज तैयार हो रहे हैं। जरा देशनोक स्टेशन की एक तस्वीर देखिए। इस देशनोक रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत पुनर्विकास कर उद्घाटन किया है और आप देखेंगे कि ये इमारत अब एकदम भव्य हो गई है और पूरा हेरिटेज लुक दिया गया है और तमाम तरीके की चित्रकारी और कलाकारी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि राजस्थानी कलाकार अनूठा उदाहरण यहाँ पेश कर रही है। पहले काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ यात्रियों को करना पड़ता था, लेकिन रेलवे ने तमाम तरीके की जो आधुनिक व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं वो यात्रियों को देने की यहाँ पर प्रयास की है, कोशिश की है और उसका अनूठा संगम इस देशनोक रेलवे स्टेशन पर देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि बीकानेर जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान अपने गढ़ किले और दुर्गों के इतिहास के लिए जाना जाता है, उस जूनागढ़ का भी यहाँ पर एक पैनोरमा बनाया गया है, एक चित्रकारी की गई है। तो वहीं देशनोक जो कि करणी माता के लिए विश्वविख्यात है, उन करणी माता का पैनोरमा भी बनाया गया है और उनके इतिहास को प्रदर्शित करने का प्रयास है कि जब भी यहाँ पर कोई व्यक्ति राजस्थान के बाहर का आए तो उन्हें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानने को मिले। और आप देखेंगे कि कितने भव्य तरीके से इस पूरे रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। तमाम तरीके की मीनाकारी और चित्रकारी आप देखेंगे कि पूरे रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए की लागत से देश के 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 स्टेशनों की तस्वीर बदल चुकी है। और इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन हैं, महाराष्ट्र के 18, तमिलनाडु के 9, राजस्थान के 8, छत्तीसगढ़ के 5, मध्य प्रदेश के 4, पश्चिम बंगाल के 3 और बिहार के 3 स्टेशन शामिल हैं। ये सारे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन जिसकी ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ज्यादातर स्टेशन उस कैटेगरी के। बात बुनियादी ढांचे की हो या सुविधाओं की, आजादी के बाद से ही इन स्टेशनों की अनदेखी होती रही और पीएम मोदी ने इनका कायाकल्प करके इन्हें देश की आर्थिक तरक्की से सीधे सीधे जोड़ दिया है। फ्यूचर रेडी इन सारे स्टेशन को उन इलाकों की नई पहचान के तौर पर अब दुनिया देखेगी और उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टेशन इस तरीके से बनाए गए हैं कि सिर्फ रेल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि उस शहर के लिए भी एक लैंडमार्क की तरह आने वाले दिनों में दिखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना का दायरा इतना भर नहीं है, अभी तो 10% स्टेशन ही अपने नए रंग रूप में सामने आए हैं। इस सीरीज में देश के कुल 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 508 ऐसे रेलवे स्टेशनों की बुनियाद रखी जाएगी जिसमें कि ये सारे फ्यूचर रेडी और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होंगे और जिसमें कि मुफ्त वाईफाई, लिफ्ट, एस्केलेटर, मल्टी लेवल पार्किंग, आधुनिक टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और दिव्यांगजनों के लिए खास तौर पे सुविधाएं वहां विकसित की गई होंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना का पायलट प्रोजेक्ट की पहली झलक इस देश ने रानी कमलापति स्टेशन के रूप में देखी और ये मध्य प्रदेश के हबीबगंज स्टेशन का नाम था, जो नई पहचान के साथ देश के सामने आया था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं लोगों को चौंका रही थी और पीएम मोदी देश के जो 1300 रेलवे स्टेशन हैं उनकी अब रंगत बदलना चाहते हैं, ताकि दुनिया देख सके कि भारत के छोटे रेलवे स्टेशन भी कैसे विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। और देशनोक में करणी माता मंदिर में पूजा के दौरान पीएम मोदी ने सफेद चूहा देखा, तो इस स्टेशन में देवी के आशीर्वाद की गवाही भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो स्टेशन है वो करणी माता मंदिर से प्रभावित है और यहाँ पे आप देखिए कि ये देशनोक पहले कैसा दिखता था देशनोक और अब देखिए जरा कैसा दिखता है। दोनों के रूप रंग और पूरे सुविधाओं में आसमान जमीन का अंतर है। आप देख सकते हैं ये पुराना स्टेशन है और ये बाद का स्टेशन। इसी ढंग से सीहोर अमृत भारत जो नया स्टेशन है, पहले देखिए जरा कैसा छोटा सा स्टेशन था, उसके बाद देखिए ये आज की तारीख में ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उसी ढंग से ये जो दूसरा स्टेशन आप देख रहे हैं सीहोर का, ये फसाड देखिए कितना शानदार और रात में इसकी तस्वीरें कितनी खूबसूरत दिख रही है। ये पहले और अब का, इसी से अंदाजा लगाइए। कुछ और तस्वीरें दिखाइए कुछ और स्टेशन की। ये पहले वारंगल का जरा देखिए, एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके का पुराना धुराना सा स्टेशन
स्टेशन, और आज की तारीख में देखिए कितना ये अगर आप इसको देखने के बाद आपको अंदाजा लग रहा होगा कि वहाँ स्थानीय जो स्थापत्य कला है, वहाँ जो पर्यटन है, जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, उस सब की झलक आपको स्टेशन में दिखेगी। उसी ढंग से ये वारंगल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और किस तरीके का जो यहाँ जो वेटिंग रूम है वो कितना शानदार बनाया गया है। ये गुजरात का एक डाकोर रेलवे स्टेशन है, इसका कायाकल्प होने के बाद ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये आप एक वीडियो के जरिए जरा देखिए, ये पुरानी तस्वीरें हैं, और जो नई तस्वीर है वो देखिए कितनी खूबसूरत है। पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। पानागढ़ अमृत स्टेशन है, ये भी जरा देखिए, दोनों के जो कायाकल्प के बाद ये कितना खूबसूरत दिखने लगा है। कुछ और तस्वीरें दिखाई। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं, इतने छोटे हैं कि इस देश के बहुत सारे लोग जो उस राज्य के नहीं हैं उसका नाम भी नहीं जानते होंगे। जरा देखिए अंबिकापुर का स्टेशन, और ये भानु प्रतापपुर, पता नहीं, ऐसे स्टेशन है जिनका कि नाम भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन उन स्टेशनों को देखने के बाद भिलाई का स्टेशन पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। डोंगरगढ़ का स्टेशन कितना शानदार दिखने लगा है। उसी ढंग से ये देखिए उरकुरा है एक स्टेशन, मैं नहीं जानता हूं कि उरकुरा कहां, कौन सा, किस राज्य में आता है, लेकिन ये देखिए अंबिकापुर का स्टेशन कितना शानदार दिखता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेशन ऐसे दिखाए गए हैं जो कि पहले और अब में अगर उनको देखेंगे तो आसमान जमीन का अंतर आपको दिखेगा। और ये एक तरीके से रेलवे की, मोदी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके जरिए न सिर्फ रेल यात्रियों को बल्कि हिंदुस्तान में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक तरीके से अपग्रेड करने का, उसको एकदम लेवल नेक्स्ट पर ले जाने का, विश्व स्तरीय बनाने का, वहाँ सुविधाओं को इस तरीके से विकसित करने का कि सिर्फ रेल यात्री नहीं बल्कि उस शहर में रहने वाला आम आदमी भी उसको लेकर के गर्व महसूस कर सके। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ये प्लान है। और ये जो अभी उसकी एक बानगी दिख रही है 103 स्टेशन के रूप में, जिसमें ज़्यादातर छोटे स्टेशन हैं। जो बड़े स्टेशन हैं अभी उनकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, और एक भारतीय होने के नाते आप और ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि कैसे एक प्लेन को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ट्रंप की एक तरीके से क्लास ही लगा दी। तो आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा में हैं, लेकिन काम की वजह से नहीं, अपनी बातों, अपनी हरकतों और अपनी फितरतों की वजह से। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लाइटें जली, कैमरा ऑन हुआ, और ट्रंप ने जब एक्शन शुरू किया तो वो एक्शन एक तरीके से कॉमेडी बनते उसमें देर नहीं लगी। हुआ ही कुछ ऐसा कि एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का तमाशा बन गया। व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ, सबसे पहले इसे देख लीजिए और जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का जो दावा किया है उसकी हकीकत क्या है, लेकिन अमेरिका के ही पूर्व एनएसए ने कैसे उनके इस नए दावे की हवा निकाल दी, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की उस मीटिंग की करते हैं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिका का मजाक बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के बीच बुधवार को एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई और ट्रंप के ओवल ऑफिस में हुई। मीटिंग के दौरान ट्रंप अपने जाने पहचाने अंदाज में बैठे हुए थे, बिल्कुल क्लास लगाने वाले मूड में, और उनके बगल में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा बैठे हुए थे। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में श्वेत किसान, जो गोरे किसान हैं, उनकी हत्या का मामला उठाया, उनके जीनोसाइड का मामला उठाया और साउथ अफ्रीका पर नरसंहार का इल्जाम जड़ दिया। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पे पेश किया, उसे प्ले किया और फिर ये सवाल किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसके चलते वो लोग अमेरिका की ओर सब भाग रहे हैं जो वहां के गोरे किसान हैं। लेकिन सिरिल रामफोसा जवाब देने से पहले मुस्कुराए और फिर तंज कसते हुए बोले, मिस्टर ट्रंप, अगर नरसंहार होता तो मेरे साथ ये श्वेत दिग्गज यहां नहीं बैठे होते। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सिरिल रामफोसा 4 कदम आगे बढ़ के उन्होंने चुटकी लेने वाले अंदाज में जो कहा, वो एक तरीके से ट्रंप नहीं, अमेरिका के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। रामफोसा ने कहा कि माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कोई प्लेन नहीं।
और इस पूरे वाकये को देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश और उसके प्रेसिडेंट की इससे बड़ी बेइज्जती और हो भी सकती है क्या? एक बार जरा देखिए। तो सोचिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने आज की तारीख में यूएस प्रेसिडेंट की क्या औकात कर दी है। साउथ अफ्रीका जैसा देश, जिसे दुनिया के नक्शे पे मतलब ढूंढ तो लेंगे ही आप, लेकिन अमेरिका के सामने उसकी क्या ही औकात है। और उस देश का राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह पे जवाब दे रहा है, ऐसा जवाब जिसे सुनकर ट्रंप का चेहरा देखने लायक था और कोई व्यक्ति जिसे थोड़ी सी भी जिसमें भीतर गरिमा बची हो, उसका चेहरा लाल हो जाता शर्म से। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। ट्रंप की सिरिल रामफोसा ने से नाराजगी की वजह साउथ अफ्रीका में पास हुआ नया जमीन अधिग्रहण कानून है और उसी कानून का हवाला देकर ट्रंप ने दावा किया कि साउथ अफ्रीका की सरकार इस कानून के जरिए लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन रही है और गोरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। वहीं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा का कहना है कि इस नए कानून का मकसद साउथ अफ्रीका के इतिहास में रंगभेद के दौरान हुए अन्याय को ठीक करना है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का इतिहास गवाह है तब गोरे अश्वेतों की से उनकी जमीनें छीन लेते थे और अब इस कानून के तहत दक्षिण अफ्रीका की सरकार सार्वजनिक हित जैसे कि सड़क, हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनाने के लिए बिना मुआवजे के निजी जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। और इसी कानून के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क जैसे कारोबारी रामफोसा से नाराज बताए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने लग्जरी प्लेन का जिक्र क्यों किया और ये क्यों ट्रंप के लिए एक तरीके से शर्मसार कर देने वाली बात थी। तो दरअसल कतर की सरकार ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बोइंग 747-8 जंबो जेट को गिफ्ट किया है और ये जो प्लेन है वो इतना लग्जरी प्लेन है और इतना शानदार है कि इसकी कीमत अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गिफ्ट मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को दिया गया है सबसे महंगा गिफ्ट होगा। इस प्लेन की कीमत है 747, ये जो 747 जो बोइंग प्लेन है इसकी कीमत है 3,400 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 3,500 करोड़ की गिफ्ट दिया गया है कतर की तरफ से। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस जैसा बनाया गया है। कहा जा रहा है कि यह उड़ता हुआ महल है। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है और अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है कि कतर से गिफ्ट में मिले लग्जरी प्लेन को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में इस लग्जरी प्लेन को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। सवाल उठाए जा रहे हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट तोहफे में इतना महंगा प्लेन आखिर कैसे ले सकता है और किस आधार पर ले सकता है? इसके बदले में उससे क्या फेवर लिया जाएगा? दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। अमेरिकी संविधान के इमोलुमेंट्स क्लॉज में यह लिखा गया है कि सरकारी पद पर बैठा कोई भी इंसान बिना यूएस कांग्रेस की सहमति के किसी भी राजा या विदेशी राज्य से कोई गिफ्ट या उपाधि नहीं ले सकता। इसके बावजूद ट्रंप ने कतर से मिले प्लेन को एयरफोर्स बनाने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने 12 मई को ही व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा था कि कतर हमें एक गिफ्ट दे रहा है और अगर मैं इसे कबूल नहीं करूंगा तो मैं मूर्ख इंसान माना जाऊंगा। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप बहुत पुराने कारोबारी हैं। ट्रंप का कारोबार मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया के बड़े इलाकों में फैला हुआ है और हाल ही में उनकी कंपनी ने कतर में एक गोल्फ रिजॉर्ट का ऐलान किया है। इस रिजॉर्ट को कतर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। ऐसे में कतर से मिले महंगे लग्जरी प्लेन को एक रिश्वत के तौर पर देखा जा रहा है और इसी वजह से साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने मीटिंग में लग्जरी प्लेन का जिक्र कर दिया और फिर जो हुआ उसे देखकर आज दुनिया सवाल कर रही है कि क्या ट्रंप का एक कारोबारी अंदाज अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएगा जैसा वो दावा करते हैं, या फिर दुनिया के सामने अमेरिका की साख में बट्टा लगा देगा। क्योंकि यह पहली बार नहीं है। याद कीजिए, इसी व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ इसी तरीके की तीखी बहस हो चुकी थी। इस तरह की नहीं बल्कि इससे कई गुना ज्यादा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस को क्या से क्या बना दिया है, यह अब इसकी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके पद की गरिमा
को कहां ले जाकर ट्रंप छोड़ेंगे, दुनिया में सवाल किया जा रहा है। और अब ट्रंप के अगले तमाशे को देखिए जरा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ मीटिंग के दौरान ट्रेड का धौंस दिखाते हुए ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर दिया। और ट्रंप ऐसा पहले भी दावा कर चुके हैं कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराई थी, लेकिन आगे चलकर वो पलट गए थे। अब एक बार फिर से वही दावा दोहरा रहे हैं। अब इसे क्या कहें, हवाबाजी, ढीठपन या ट्रंप का कारोबारी स्टाइल, जहां वो हर बात को मुनाफे और घाटे की नजर से देखते हैं। जब यही सवाल अमेरिका के पूर्व नेता जॉन बोल्टन से किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि यही तो ट्रंप की फितरत है। डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का श्रेय खुद लेने में लगे रहते हैं और बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं है उनको। एक बार सुनिए जरा। तो जॉन बोल्टन 2018 से 2019 तक अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार रहे हैं और जब वही ऐसी बात बोल रहे हैं तो फिर कहने को और क्या ही रह जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसकी कि पूरी दुनिया में एक साख है, एक गरिमा है, एक धाक है, इस पद की, डोनाल्ड ट्रंप की हो या ना हो, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है, जो धाक है, जो धमक है, ऐसा लगता है कि ट्रंप अगले 4 सालों में उसका क्या करके मानेंगे, उसे कहां पहुंचाकर मानेंगे, एक बार की समझ में नहीं आता। क्योंकि भारत को लेकर भी वो श्रेय लेने को लेकर जितनी हड़बड़ी में दिखते हैं, या बल्कि दुनिया में जहां कुछ भी अच्छा बुरा घट रहा है उस सब को लेकर उनकी जो हड़बड़ी है, उनकी जो बेचैनी है, वो एक तरीके से अमेरिका के लिए, अमेरिका के साख के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि जासूसी मामले में यूपीए एटीएस ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और यूपी एटीएस ने 2 आरोपियों पर शिकंजा कसा है और पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप जिन लोगों पे है, ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप वाराणसी के तुफैल और हारून, दिल्ली से हारून, वाराणसी से तुफैल और दिल्ली से हारून को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों के ऊपर गाज गिर रही है और उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। और उसी कड़ी में आज ये 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि दिल्ली से हारून और वाराणसी से तुफैल को गिरफ्तार किया गया है। और अगर देखा जाए तो करीब करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग अब तक इस आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं और उसी में ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों का नाम है, उसी में गजाला जैसे लोगों का, शहजाद, देवेंद्र, ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जो कि पाकिस्तान के लिए, जिन पर शक है इस बात का कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। इनसे पूछताछ चल रही है और इनसे लगातार नई नई जानकारियां मिल रही है और इनसे मिली जानकारियों के आधार पर ही नई कार्रवाई हो रही है, नए लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज ये 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है, जिसमें वाराणसी से तुफैल और दिल्ली से हारून को गिरफ्तार किया गया है।